शायद इस विषय पर जीतू अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से तो वह हमेशा से चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यही बात तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का ठिकाना थोड़े ही है। हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है। पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो कहीं भी प्रशंसक बटोर लेता है। इसीलिए हम लोग बहुत बेख्तर थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुराने सही पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास वर्ग। लोगों के मुंह में पानी न आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देख आओ। पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा था। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी भी ताजे थे। इसीलिए हम सब साथ ही वहां पहुंचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही बना रहा कि अगर लड़की अच्छी न हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग काफी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील। इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात बिल्कुल ही नहीं मन में उठी थी कि इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपने ससुराल में, इसीलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन्स बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहां डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक न देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहा। दोनों बाप बेटे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मजा ले रहे थे। जब 2-3 बार वॉल पेसेज और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में अभी तो बहुत टाइम है, क्यों? इतना गुस्सा आया। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फुला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भाप गया तो बोला, मम्मा क्यों परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रुक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है उसकी। एंड यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउट हाउस तो लगेगा ना यह घर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तुनक कर कहा। जाने किस दलिद्दर जगह में डाल दिया है सारा पैसा, कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। जाने किस दलिद्दर जगह में डाल दिया है पैसा, जाने किस दलिद्दर जगह में डाल दिया है सारा पैसा, कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउसेस सचमुच इससे अच्छा शो देते थे।
उस दिन प्लांट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उसमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच में वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फायदा, उस वैभव से होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए। छोटी वाली 2 भाभियां, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसीलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर के हल्के जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वाले की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लाडो घड़ी सुंदर छे हो, कदम मारी नजर न लग जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने तो 1-2 चीजों की विधि भी पूछी, अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुंगसा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की, और अंत में मैं उन दोनों को किचन में ले गई जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के, हिंडालियम के डिब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर में सजी अचार मुरब्बे की बरनियां। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा वहां भी चुप चुप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा जरूर। मुंह खोलकर तारीफ न करती, पर प्रशंसा की एक नजर तो डाल देती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है मम्मा कि वह जरूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटों में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। चूंकि यह लंबी कहानी है, तो इसका बाकी का भाग आप अगले वीडियो में सुनिए। धन्यवाद।